नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब इसके बाद एक आवश्यक सूचना हम अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से साझा करना चाहेंगे कि एक आवश्यक सूचना कि कुछ दिनों के बाद, हो सकता है 2-4 दिन, एक आध हफ्ते या 10 दिन के बाद, इस तरह से नियमित वीडियो जारी होना शायद संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब हम लोग क्षेत्रों में जाएंगे, आप लोगों के बीच में आएंगे तो संभव है कि इस तरह से नियमित एक जो है वीडियो जारी नहीं हो पाएगा और कोई विशेष घटना होगी उस पर पार्टी का नज़रिया माने प्रस्तुत करने के लिए कुछ वीडियो जारी हो सकते हैं और जो इनका राजनीतिक पार्टियों का जो चाल चरित्र और चेहरा है, उनके करतूतें हैं और भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में, इस मुल्क के परिप्रेक्ष्य में, तो उसके विषय में जब भी आवश्यक होगा तो वीडियो जो है वो जारी मतलब होता रहेगा, लेकिन नियमित रूप से यानी कुछ दिनों के बाद वो शायद जारी न हो, क्योंकि अब चूँकि हम लोग जो है आप लोगों के बीच में, जनता के बीच में हम लोग वो कार्यक्रम रखेंगे, तो इसकी संभावना है। तो इस बात पर कोई अन्यथा न ले, बहुत खुश होना होगी कि हम वीडियो बंद कर रहे हैं, कि क्या कर रहे हैं, पता नहीं, कुछ लोग ऐसा इस तरह का अर्थ निकालते हैं। तो जारी होगा, लेकिन उतना नियमित रूप से नहीं, कुछ दिनों के बाद। और जो कुछ समाचार साझा करना है, सुखद समाचार, वो गुजरात जो हमारा एक खूबसूरत हमारी मातृभूमि का भूभाग है। देखिए, कोई प्रदेश कहता है, भारतीय ताकत प्रदेश में नहीं, बल्कि हमारी जो मातृभूमि है भारत, उसका एक भूभाग में हमारे गुजरात में रहने वाले भारतीय भाई बहन हैं और जो कि हमारी एक खूबसूरत भाषा है गुजराती, उसका वो इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा सभी का, हमारा ही नहीं, पूरे देश के लोगों का जो गुजरात में रहने वाले हमारे भारतीय भाई बहन, मैंने यही समझ होनी चाहिए, यही नाता होना चाहिए कि हमारी जो मातृभूमि भारत है उसके एक हिस्से में वो रहने वाले और हमारी जो भारतीय भाषा है, खूबसूरत भाषा है, प्रिय भाषा है गुजराती, उसका इस्तेमाल करते हैं। तो वहाँ से भी कुछ सुखद समाचार आए है कि एक भारतीय भाई ने जो भारतीय अवाम ताकत दल के पदाधिकारी से बात किया था कि हम जो है यूट्यूब वाले सर के संदेश काफ़ी समझ गए हैं और वो उनका कहना है कि पूरे देश के लोग जो है एक माला की तरह जो है भारतीयता की माला में जो वो पिरो दिए जाएं और हम लोग माला बन जाएंगे हम लोग। बात सही है, यही जो है
और उसमें जो है एक बराबरी का, देखिए उसमें जो सबसे बड़ा माने जो कारक है, जो उसका एलिमेंट है, फैक्टर है, वो बराबरी वाला, वो भावना आना बहुत जरूरी है। इस संबंध में कुछ हमारे भारतीय भाई बहन और ख़ास करके जो हमारे पिछड़े भारतीय भाई बहन हैं, यानी पिछड़े इलाके के, और हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन, और इसी तरह के जो अपने को थोड़ा सा आइसोलेटेड, अलग थलग मानते हैं, फिर से मैं कह दे रहा हूँ कि हमारे जो पिछड़े भारतीय भाई बहन, अमूमन पिछड़े भारतीय भाई बहन और हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन, इस तरह के, या जो अपने को थोड़ा सा आइसोलेटेड और थोड़ा सा उपेक्षित और असुरक्षित महसूस करते हैं, जो सामाजिक परिवेश इन सबों ने जानबूझ के बनाया हुआ है, तो उनकी एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया ये थी कि जो राजनीतिक दल या जो राजनेता या जो तत्व जो है, हमको एक जो सम्मान नहीं दे सकते, जो जिस सम्मान में कुछ लगता नहीं है, कुछ पैसा लगता नहीं है, तो वो यदि व्यवस्था पर काबिज होंगे और वही हैं भी अक्सर, तो वो जो है और क्या दे सकते हैं हमको। ये बहुत एक मार्मिक बात है। देखिए इस संबंध में कुछ जो रेलवे जो है, रेलवे तो बहुत बड़ा काम करती ही है, करोड़ों लोगों को प्रतिदिन जो है वो यात्रा करवाती है, बहुत बड़ा उसका नेटवर्क है। लेकिन एक बात आप लोग देखे होंगे कि नारा, बढ़िया नारा, और कभी कभी राष्ट्रीय भावनाओं से संबंधित, मानवीय भावनाओं से संबंधित नारा जो है आपको देखने को मिलता है रेलवे स्टेशनों पर। बहुत पहले एक नारा देखा गया था, और देखिए ये सभी को समझने की ज़रूरत है। अब वो नारा देखा गया था कि बड़ा होना अच्छा है, अच्छा होना उससे बढ़ के है। हमने जब पहली बार उसको देखा तो मैंने कि भाई शब्द तो बहुत सामान्य से है, साधारण से है, लेकिन उसका मतलब समझ में नहीं है कि ये कहना क्या चाहता है। कुछ बात समझ में नहीं है, या यूँ कहिए कि वो सर के ऊपर से निकल गई। काफ़ी दिनों के बाद, कई वर्षों के बाद उसका जब इंग्लिश वर्जन आया मेरे सामने, वो कह रहा है कि इट्स गुड टू बी इम्पॉर्टेंट बट इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू बी गुड। तब जाकर के हमको याद पड़ा कि जो वो हिंदी वाला जो शुरुआती में था कि बड़ा होना अच्छा है, अच्छा होना उससे बढ़ के है, उसका मतलब यह है, उसके कहने का तात्पर्य यह है कि बड़ा होना अच्छा है। यानी आज हम और आप सभी किसी भी स्थिति में हो, प्रगति करते जाएं, अच्छे और ऊंचे से ऊंचे, उत्तरोत्तर आप नौकरी की स्थिति हो, सामाजिक स्थिति हो, जो भी है, प्रगति करते गए, आपकी हैसियत, आपकी पोजीशन बढ़ती जाए, ये अच्छी बात है। लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये बात है कि आप जिस भी स्थिति में रहें वो अच्छे बन के रहें। यानी बड़ा होना तो अच्छी बात है, लेकिन आप छोटे हों चाहे बड़े हों, आप जो है अच्छे बन के रहें, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये वो कह रहा है। आप चपरासी रहें या आप जो है प्राइम मिनिस्टर रहें, लेकिन आप अच्छे बन के रहें, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये वो कह रहा है। तो वो हिंदी में है कि बड़ा होना अच्छा है, अच्छा होना उसे बढ़ के है, या अंग्रेजी में इट्स गुड टू बी इम्पॉर्टेंट बट इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू बी गुड। चलिए, और एक बार हमको रेल भवन में जाने का मौका मिला, तो उसके ग्राउंड फ्लोर पर उसका रेल भवन का टेलीफोन एक्सचेंज था। तो वो इस पर है कि अक्सर आप देखते होंगे कि एक मानसिकता काम करती है हमारे आपके बीच में
कि एक दूसरे का काम जो है अच्छा लगता है। जैसे कोई बिजनेस में है, कोई नौकरी वाला है, तो बिजनेस वाला नौकरी वाले कहते हैं अरे साहब आप लोगों के तो मज़े रहते हैं, माने बिल्कुल फिक्स तनख्वाह मिलती है, बिल्कुल उस तारीख पर, पहली तारीख को तनख्वाह मिल जाती है, आप काम कम करें ज़्यादा करें या ना करें मिल जाती है। यहाँ तो हम लोग को पैसे के लिए जो है वो संघर्ष करना पड़ता है, और नेट टाइम पर यदि हम लोग ना करें तो हम लोगों को माने रोटी न भी मिले, हमारे परिवार को जो है वो जिंदा रखने के लिए व्यापार में जो काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। और हम लोग एक बात और भी वो सब कहते हैं कि साहब हम लोग कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन व्यापारी हमेशा जो है सरकारी कर्मचारियों को, छोटा या बड़ा, उसको नमस्ते जरूर करता है, नमस्ते उसको मिलता है। वो सरकारी नौकरी वाला कहता है कि नहीं भाई, अरे हम लोग को तो थोड़ी तनख्वाह मिलती है, लेकिन व्यापार में तो माने हजारों लाखों करोड़ों अरबों का हिसाब होता है। तो व्यापार जो है उसमें काफ़ी पैसे की और रुपये की गुंजाइश होती है, उसका दृष्टिकोण कुछ और होता है। नौकरी में भी प्राइवेट नौकरी और सरकारी नौकरी, तो सरकारी नौकरी में जो प्राइवेट वाला कहता करे साहब आप जो है आप लोग की अथॉरिटी बहुत होती है, हमारा बड़ा से बड़ा अधिकारी, इवन वो जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव होगा तभी आपके अदना से छोटे से अधिकारी को सलाम करता है, और बड़ी अथॉरिटी वाली बात होती है। और आप लोग काम कम करें, ज़्यादा करें या न करें, तब भी तनख्वाह तो मिलती ही आपको। और यहाँ प्राइवेट में तो यदि आप काम नहीं करेंगे तो बाहर कर दिए जाएंगे। तो सरकारी वाला कहता है कि भाई अरे भाई आप लोग मज़े ही मज़े हैं, आप लोगों के यहाँ तो पैकेज चलता है 10 लाख का पैकेज, 20 लाख का पैकेज, 50 लाख का पैकेज, करोड़ों का पैकेज चलता है, तो तुम्हारा तो पैसा ही पैसा है। तो पैसे का पूरा अंबार है वो प्राइवेट में। तो एक दूसरे की नौकरी जो है मैंने ये मानसिकता काम करती है। और मान लीजिए सरकारी नौकरी भी है तो स्टेट गवर्नमेंट वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट, ये तमाम रहता है। तो एक मानसिकता मैनिया ये काम करती है, दूसरे का काम जो है अच्छा लगता है। ये उसी पर एक चोट देते हुए वो मैंने रेल भवन के मैंने ग्राउंड फ्लोर पर, भूतल पर टेलीफोन एक्सचेंज में एक नारा लिखा हुआ था। वो अंग्रेजी में है, उसका हिंदी में आपको बता रहे हैं। अंग्रेजी में लिखा था कि आई लाइक योर जॉब एंड यू लाइक माइन, आई लाइक योर जॉब एंड यू लाइक माइन, बट थिंक ऑफ दोज who are more capable than us, but are in a long queue to replace us। वो ये कह रहा है कि हम आपका काम पसंद करते हैं और आप हमारा काम पसंद करते हैं। माने आप हमारे काम को बेहतर मानते हैं और हम आपके काम को बेहतर मानते हैं। लेकिन जरा उन लोगों के भी विषय में जरा सोचिए जो कि हमसे ज़्यादा काबिल हैं, लेकिन वो एक लंबी कतार में खड़े हैं, आपको वो रिप्लेस करने के लिए, हटाने के लिए। वो क्या कर रहा है कि जो कुछ भी हमको नौकरी मिली है, जब व्यापार मिला है, जो भी मिला है, उस खुदा की रहमत के कारण ही मिला है। यानी हम बहुत काबिल हैं, इसके कारण नहीं मिला है। हमसे अधिक काबिल जो है वो लाइन में लगे हुए हैं, जो कि हमको हटाना चाहते हैं। तो ये एहसास दिलाता है कि जो कुछ भी आपको मिला है वो सिर्फ आपके काबिलियत के आधार पर मिला है, ऐसा कुछ नहीं। अब काबिलियत तो घर चाहिए ही, काबिलियत का आधार उस ईश्वर की, खुदा की रहमत की भी आवश्यकता होती है। ये एहसास दिलाता है वो नारा। ठीक है। इसी प्रकार एक नारा जो है वो सफाई के विषय को लेकर था। किसी रेलवे स्टेशन पर मैंने देखा था, गंदगी और सफाई। वो कहता है कि याद रखें
आपके द्वारा फैलाई गई गंदगी जिसे आप स्वयं छूना नहीं चाहते हैं, याद रखें, आपके द्वारा फैलाई गई गंदगी जिसे आप स्वयं छूना नहीं चाहते, उसे आप ही की तरह दूसरा इंसान साफ करता है। देखिए, कहता है कि भाई गंदगी आपने फैलाई और आप ही की गंदगी थी और आप ही उसको जो है छूना नहीं चाहते हैं, लेकिन उस गंदगी को आप ही की तरह एक दूसरा इंसान उसको साफ भी करता है। ये बहुत मार्मिक बात है, हृदय के पास छू करके वो निकल जाने वाली बात है। तो उसी संबंध में ये सभी को उसको समझना चाहिए कि हमारे भारतीय समाज में जिस काम को बहुत कम लोग काम करना पसंद करते हैं, वो समाज का सबसे महान कार्य होता है। जैसे जो गंदे नालों की सफाई, अब तो इसके पहले जो कुछ मनुष्य करते हैं उसमें जाकर के उनको बीमारी भी हो जाती है, लेकिन उनकी हिम्मत की दाद, उनकी हिम्मत और उनकी महानता की दाद देनी चाहिए कि उसमें घुस करके सफाई करते हैं। और मैंने नालों की सफाई कितनी जरूरी होती है, यदि नाले चौक हो जाए, बंद हो जाए, तो कितनी गंदगी फैल जाएगी शहर में और कितनी बीमारियों के शिकार लोग हो जाएंगे। तो सफाई का काम चाहे वो वाला हो, चाहे जो नालों की सफाई करते हैं, वो कार्य बहुत महान होता है। ये मान्यता पूरे समाज को देना चाहिए। तो संक्षेप में ये कहना कि जिस काम को बहुत कम लोग करना पसंद करते हैं, वो काम जो है बहुत महान होता है, और इस तरह की इज्जत जो है पूरे समाज को देना चाहिए। तो लेकिन फिर भी अब तो उसका ये भी निदान है कि मैंने टेक्नोलॉजी है, मैंने तमाम मशीन है, उसके द्वारा और मशीन से काम करें, ठीक ना। पश्चिम के देशों में क्या है, पश्चिम के देशों में बहुत पहले, हजारों वर्ष पहले दास प्रथा थी। दास प्रथा खत्म हो गई। खेती के काम, कारखानों के काम तमाम जो है मशीनें करती हैं, लेकिन उन मशीनों पर भी लोग लगते हैं। तो जो मशीनों पर लगता है, जो ऐसे काम में लगता है, वो समाज का सबसे सम्माननीय व्यक्ति है और वो सम्मान उसको मिलना चाहिए। अब ये इस तरह की मानसिकता बड़ी गंदी है कि जो सफाई करने वाले को कुछ कट्टरवादी सोच के लोग जो है उसको सबसे हे और नीच काम समझते हैं। ये बहुत ही गलत है, बहुत ही वो अपमानजनक है। तो भारतीय आवाम ताकत दल कुछ ऐसे ही सोच के विषय में मैंने काफ़ी बल देता है। और चूँकि भारतीय एकता के रास्ते में ये कुछ मैंने गंभीर किस्म के बाधाएं हैं, तो इन पर भी अस्पष्टता बहुत जरूरी है। और सामंतशाही सोच जो है अब उन लोगों में भी है जो हमारे हमारे भारतीय समाज के जो पिछड़े भारतीय भाई बहन हैं, उनका जो मसीहा बन के आते हैं, उनमें भी सामंतशाही सोच बिल्कुल यानी बहुत गंदे रूप में देखने को मिलती है। अब जैसे मायावती है, ये हमारे पिछड़े भारतीय भाई बहनों का वो नेतृत्व का दम भरती है, लेकिन अपने चुने हुए सांसद, चुने हुए विधायक, उनके साथ वो क्या सलूक करती है, किस तरह से सामने बैठाती है, जरा उसको देखिए। वो सम्मान देने की, वो बराबरी का सम्मान देना वो चाहती है। वो टिकट पर जो है वो टिकट बांटने में करोड़ों रुपया लेना होना, वो तो अलग है। और कई ऐसे उदाहरण भी आए हैं कि हमारे सिर्फ वोट के लिए हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को लुभाती तो है, लेकिन यदि वो उसकी अपेक्षा के अनुसार यदि हमारे इस इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज से अपेक्षित उसको वोट नहीं मिलता, तो वो अपशब्द भी कहती है और गद्दार भी कहती है। तो ये लोग कभी भी यानी समाज को इज्जत देना नहीं चाहते हैं। और खासकर उस हमारे भारतीय समाज के उस तबके को जिसके साथ
हजारों साल तक अन्याय हुआ है और उसकी उपेक्षा हुई है, और उसका शोषण हुआ है, उसका मसीहा बनने के नाम पर भी वो जो है सबको सम्मान देने के लिए वो तैयार नहीं। इसकी शिकायतें जो है मायावती जैसे लोगों से, और जो समाजवादी पार्टी तो मान कुछ अपवादों को छोड़कर पूरे गुंडों की पार्टी ही है, तो उसमें आपको क्या सम्मान मिलेगा, ये तो है। और ये जो बीजेपी है और जीएनपीसी है, ये तो सामन शाहों की पार्टी ही है। इसका दृष्टिकोण वहीं से पनपता है कि जैसे कि कोई माने ये मतलब कि भारतीय जनता पार्टी का सिखाया पढ़ा हुआ छोट भैया है। एक बार बहस कर रहा था भारतीय जनता दल के पदाधिकारी से, तो वो कह रहा था कि भारतीय एकता के मतलब कि हम जो है मुल्लों को भी साथ में बिठा मुल्लों के भी साथ में बैठना पड़ेगा, चमारों के साथ भी बैठना पड़ेगा। ये इस तरह की मानसिकता जो है बहुत ही घातक है, और इस तरह की मानसिकता वाले बीजेपी में आपको काफ़ी मिलेंगे, और जीएनपीसी में काफ़ी मिलेंगे आपको, और कुछ अंश जो है समाजवादी में मिलेंगे, और जो बहुजन समाज को जो चला रही है उसमें तो आपने देख ही लिया, सुन ही लिया। तो ये मानसिकता इस तरह की जो है वो ये भारतीय एकता में बाधक है, और एक गंभीर बाधा है। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए, और लेकिन सुखद बात यह है कि भारतीय जनता दल कम से कम यूट्यूब के संदेश के माध्यम से जो संदेश जा रहा है, कुछ लोग इसको समझ रहे हैं। जैसे एक ये भी समाचार आया कि जैसा कि कई बार बताया गया है कि भारतीय जनता दल जातियों का नाम लेना जो है वो उचित नहीं मानता है, लेकिन जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो रोग को यानी कोई रोग मत छिपाइए ताकि यानी बीमारी का इलाज हो जाए, तो इसलिए कभी कभी नाम लेना पड़ता है। तो समाचार ये आया कि जो भारतीय जनता दल के पदाधिकारी से कोई भारतीय भाई बात कर रहा था, वो जो है ठाकुर कहे जाने वाले वो माने भारतीय भाई थे। उन्होंने हमारे दलित कहे जाना है, हालांकि भारतीय जनता दल उनको दलित भी नहीं कहता, बस ये कहता हमारे पिछड़े भारतीय भाई बहन। तो दलित समाज के लोगों को बड़े आदर के साथ भोजन कराया, उनको आदर दिया। यही चीज़ जो है हर जगह होने की आवश्यकता है कि हमारे जो पिछड़े भारतीय भाई बहन हैं उनको इज्जत चाहिए, उनको सम्मान चाहिए, उनको अपनापन चाहिए, और ये पूरे समाज का दायित्व बनता है कि ऐसा भाव दिखाएं उनको, तभी जाकर के भारतीय एकता जो है संभव होगी। और इसके साथ साथ हमारे वो भारतीय भाई बहन जो जातियों और उपजातियों के नाम पर वो अलग किए गए हैं, और अलग करके उनका कोई मसीहा वो बना हुआ है, तो उस कुनबे से भी वो बाहर है। पूरा समाज उनको इज्जत देना चाहता है, अपनाना चाहता है भारतीय एकता के सूत्र में। और भारतीय जनता दल तो करेगा ही, राजनीतिक रूप से भी करेगा, सामाजिक रूप से भी करेगा, और जब आप लोगों का आशीर्वाद मिल जाएगा और सत्ता का हथियार, सत्ता का उपकरण हाथ में आ जाएगा, तो और भी तेजी से और भी प्रभावकारी ढंग से उसको करेगा। तो वो जो है जातियों और उपजातियों के नाम पर जो कुनबे ने काट कूट करके जो ये कुनबा बना हुआ है, उसी पर राजनीति करते हैं। जैसे ओम प्रकाश राजभर, जैसे अनुप्रिया पटेल, जैसे जो है संजय निषाद, ये तो उनके जो मतलब उनके जो भ्रमजाल में और माया मोल जाल में हमारे कुछ भारतीय भाई बहन जो फंसे हुए हैं,
ये वो भी बाहर है, जरूरी जरूरत इस बात की है। भारतीय जनता दल करा कि तो जो असदुद्दीन ओवैसी वहाँ पता नहीं पश्चिम बंगाल में एक फुरफुरा करके बना हुआ है, अपने को कहता है कि इंडियन सेकुलर फ्रंट बनाया था ISF, ऐसे वो स्टिकर वो चिपका देते हैं, होते हैं वो घोर सांप्रदायिक, लेकिन कोई अपने को सेकुलर वो कहने लगता है। जैसे जो बीजेपी है, बीजेपी सारे देश के दुश्मनों को पाल रही है, उसकी सरकार पाल रही है, मोदी जी पाल रहे हैं, लेकिन स्टिकर लगाए हुए हैं कि राष्ट्रवाद का। तो स्टिकर पर मत जाइए, उसके करतूतों पर जाइए। तो पश्चिम बंगाल में भी कोई फुरफुरा या ISF करके है, तो उनसे भी उन समूह के भी मुंह माया जाल में, भ्रम जाल में जो हमारे भारतीय भाई बहन, खास करके इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन हैं, वो निकल के आए और भारतीय माहौल में सबके साथ उसी प्रकार जो है, जो असदुद्दीन गिरोह है, उसके भी भ्रम जाल या मोह माया जाल में जो फंसे हुए हैं हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन, वो बाहर निकलें और सबके साथ हों। ठीक है, तो जरूरत इस बात की है, और भारतीय एकता बहुत जरूरी है। सन 1857 की लड़ाई के बाद अंग्रेजों की साजिश के चलते और कांग्रेस की साजिश के चलते, ये गांधी की साजिश के चलते, कांग्रेसियों की साजिश के चलते जो हिंदू मुस्लिम एकता को बार बार जब चोट मिली है और काफ़ी इस देश को नुकसान हुआ है, और भी कट्टरवादी जो ताकतें जो सिर्फ कांग्रेस और अंग्रेजों नहीं, बल्कि और भी जो ताकतें जो समानांतर पैदा हुई, मुस्लिम लीग हुई, इसके बाद हिंदू महासभा हुई, RSS हुई, इन सबों ने हिंदू मुस्लिम एकता को बहुत चोट वो पहुंचाई हुई है। लेकिन भारतीय जनता दल अपने सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों से, अपने सभी आदरणीय आवाम से ये विनम्र विनती करना चाहता है कि भारतीय एकता की रीढ़ की हड्डी, मेरुदंड, बैकबोन वो हिंदू मुस्लिम एकता है। इसको हर हालत में बनाइए, और जो एक आइसोलेटेड जो पॉलिटिक्स जो चल रही है, अलग अलग एक टुकड़ा काट करके, उनके मोह माया जाल से, उनके भ्रम जाल से, उनकी गिरफ्त से बाहर आकर के भारतीयता के माहौल में आए और भारतीयता के माहौल को मजबूत करें। इसकी आवश्यकता है। हिंदू मुस्लिम एकता को ये मोहनदास करमचंद गांधी ने कैसे चोट पहुंचाई, कुछ दृष्टांत आप लोगों के सामने। अच्छा, इसी बताने के पहले जो भारतीय जनता दल ने जो बताने की कोशिश की है कि इस देश की समस्याओं की जड़ में मोहनदास करमचंद गांधी, ये दोनों बड़े खतरनाक किस्म के गद्दार थे। मोहनदास करमचंद गांधी और जवाहरलाल नेहरू, और उनके इर्द गिर्द और लोग भी हैं, उनके चमचे भी, जैसे कि ये गोविंद बल्लभ पंत वगैरह जो है थे उस जमाने में। तो ये समस्याओं की जड़ में, तो अब धीरे धीरे करके हमारे भारतीय भाई बहन भी इस तथ्य से अवगत हो रहे हैं। अब उनको ये लग रहा है कि भाई इतनी बड़े देश के खतरनाक दुश्मन और गद्दार जो है, इनकी हर जगह फोटो दिखती है, जिसने देश को बंटवाया उनकी फोटो दिखती है, जिनके भारत विभाजन की साजिश के कारण जो है 25 से 30 लाख लोग हलाक हो गए, जो जाने गंवाई, उनकी फोटो दिखती है। तो ये किस मानसिकता को, और जो ही बच्चा स्कूल जाता है तो स्कूल में जो है वो उसी गद्दार नेहरू की, गद्दार वो मोहनदास करमचंद गांधी की फोटो दिखती है। ये क्या बीजेपी वालों को असर नहीं करता है? ये बहुत बड़ा सवाल है।
सुभाष चंद्र बोस की फोटो लगनी चाहिए, हमारे जो है शहीद आजम भगत सिंह की फोटो वो लगनी चाहिए, बाबा साहब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की फोटो वो लगनी चाहिए, चंद्रशेखर आज़ाद की, जो अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद थे, अमर शहीद अशफाकुल्ला, अमर शहीद जो है खुदीराम बोस, अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती, अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई, अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रमा, अमर शहीद श्रीमती रानी गडल्यू, इनकी फोटो होनी चाहिए। इससे प्रेरणा मिलेगी, अपने देश अपने मुल्क के प्रति भक्ति की, आवाम परस्ती की भावना इससे जगेगी। इनके असली देखते हो तो मन में जो है उबकाई आएगी। तो इसके प्रति भी बीजेपी वाले जो है बिल्कुल, जीएनपीसी वाले तो इनको अपने पाप को छुपाने, अपने शील्ड देने के लिए, छुपाने के लिए, ढकने के लिए इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी को राष्ट्रपिता बनाया। सत्य जो है वो सत्य के पुजारी, अहिंसा के पुजारी। अब देखिए ना कितनी विचित्र बात है कि जिसकी साजिश से देश बटा, और देश बटने के बाद जो आबादियों का जो हस्तांतरण हुआ, उसके चलते 25 से 30 लाख लोगों की हत्या हुई, उसको ये एनपीसी वाले जो है अहिंसा का पुजारी बना दिया। और जिसने देश बंटवाया वो राष्ट्रपिता। तो ये बहुत बड़ा सवाल है। इसको हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन 135 करोड़ बहुत गंभीरता से बहुत गंभीरता से इसको देखें और लें। ये बीजेपी वाले और मोदी जी उसी गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी को, उसी गद्दार नेहरू को आज भी पूजा करते हैं। यही तो इनकी गद्दारी है देश के खिलाफ, और उनके पाप को हमेशा ढकने की ये कोशिश करते हैं। देखिए जम्मू कश्मीर के विषय में ये नेहरू जो है, अब इस पर एक अलग से वीडियो देने की जरूरत है, अब दिया जाएगा कि जो कश्मीर हमारा, जिसका विलय अंतिम और पूर्ण रूप से हो चुका था, और लेकिन पाकिस्तान के साथ साथ और भी अंतर्राष्ट्रीय ताकतें थी जो कि चाहती थी कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान के पास आ जाए, और जब पाकिस्तान को मिल जाएगा तो वहाँ से जो है वो सब आराम से ले सकते हैं। अब जैसे पाकिस्तान का जो हिस्सा पीओके, कश्मीर का जो हिस्सा पीओके जो पाकिस्तान के कब्जे में है, उसने कुछ हिस्सा उसको वो चीन को दे दिया। और यदि उसी प्रकार यदि पाकिस्तान, यदि कश्मीर पूरा का पूरा पाकिस्तान के पास होता तो निश्चित है कि कुछ हिस्सा जो है वो अमेरिका के पास भी होता है, रूस के पास भी होता है, कुछ और भी जो भारत विरोधी ताकतें हैं यानी उनके पास भी होता। तो भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय ताकतें भी चाहती थीं कि ये कश्मीर जो है वो पाकिस्तान के पास हो। और ये दुर्भाग्य से हमारे देश का दुर्भाग्य से हमारे देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा हुआ और भारत का ही गद्दार, भारत का ही दुश्मन जो है, उन भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी जो है वो अंतर्राष्ट्रीय ताकतों का ही वो एजेंट बन करके वो उस कश्मीर को, जिस कश्मीर का अंतिम और पूर्ण रूप से विलय हो चुका था, उसको जो है उस कश्मीर को पाकिस्तान को सौंपने की पूरी साजिश किया उसने। इसकी एक लंबी फहरिस्त है। और भारत के संसाधनों पर, भारत के पैसे पर पलने वाला जो है वो कश्मीर जो है अलगाववादियों का, आतंकवादियों का, पाकिस्तान परस्तों का, पाकिस्तान परस्तों के वर्चस्व वाला एक पाकिस्तानी उपनिवेश बन गया। मैंने उसमें जा तो नहीं सका, लेकिन भारत के पैसे पर
भारत के संसाधन पर पलने वाला कश्मीर जो है अलगाववादियों का, आतंकवादियों, पाकिस्तान परस्तों का एक माने अलगाववादियों, आतंकवादियों और पाकिस्तान परस्तों के वर्चस्व वाला, डोमिनेंस वाला वो एक पाकिस्तानी उपनिवेश बना दिया गया नेहरू की जो है गद्दारी और साजिश के कारण। इस बात को बीजेपी वाले मोदी जी कभी नहीं करते, जबकि ये देश को बताना जो है बहुत जरूरी है। तो इस पर एक वीडियो हो सकेगा तो दिया जाएगा। तो बात हो रही थी कि ये जो मोहनदास करमचंद गांधी ने भी जो है हिंदू मुस्लिम एकता को कितनी बड़ी चोट पहुंचाई, उसके कुछ उदाहरण, कुछ मिसाल आप लोग सुनिए। बताया गया था कि जो है राउलट एक्ट 1919 में जो जारी हुआ था, उसके विरोध में जो है भारत में वो आंदोलन चलने की बात थी। तो एक असहयोग आंदोलन। इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में कुछ कट्टरवादी तत्व होते हैं, तो ये तो कई बार बताया गया है। और वो कट्टरवादी तत्व अक्सर जो है, अक्सर क्या माने कि वो एक सत्य है और निर्विवाद, और वो एक निर्विवाद सत्य है कि वो जो है कट्टरवादी तत्व जो है वो जीएनपीसी के या वो कांग्रेस के ही जो है वो एजेंट होते हैं। और वो भारत के अंदर की समस्याएं नहीं, बल्कि भारत के बाहर की समस्या, कोई समस्या ईरान की हो, कोई समस्या सऊदी अरबिया की हो, अफगानिस्तान की हो, टर्की की हो, उसको लेकर के भारत में वो आंदोलन करते हैं। भारत में अशांति जो है वो फैलाते हैं। भारत में जो है वो विप्लव और तनाव इस तरह से पैदा करते हैं। तो एक यहाँ पर एक वो आंदोलन वो छड़े हुए थे, उसका नाम था खिलाफत। इस गांधी ने उस खिलाफत आंदोलन को, जो खिलाफत आंदोलन इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज का कट्टरवादियों के द्वारा चला जा रहा था, उसको इसने राष्ट्रीय आंदोलन का, आज़ादी की लड़ाई के आंदोलन का नाम दे दिया। ये देखिए, इससे समाज में जो है बहुत एक गलत संदेश गया और हिंदू मुस्लिम एकता को बहुत गहरी चोट मिली। देखिए ये हालत है कि राष्ट्रीय आंदोलन, मैंने ये जो मैंने इनको जो है वो राष्ट्रीय आंदोलन से जो जोड़ा जा रहा है। और दूसरा उदाहरण पक्का कि लाल किले में INA, आज़ाद हिंद फौज, जो मैंने जो कैद कर ली गई थी, जैसे आज़ाद हिंद फौज का निर्माण हमारे मैंने परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया था। तो अंग्रेज़ों ने जब उस आज़ाद हिंद फौज सैनिकों को कैद कर लिया, तो उनमें जो उप सेना अध्यक्ष यानी लेफ्टिनेंट जनरल 3 थे, एक हिंदू, एक मुस्लिम और एक सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज से थे। एक हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज से, और एक जो है इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज से, और एक सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज से। 3 जो है वो सेना के जो है उपाध्यक्ष थे या लेफ्टिनेंट जनरल थे। तो एक थे सहगल साहब, लेफ्टिनेंट जनरल सहगल साहब। दूसरे थे लेफ्टिनेंट जनरल वो शाहनवाज साहब, और तीसरे थे लेफ्टिनेंट जनरल ढिल्लन साहब। तो हो गया ना कि एक हमारे जो है हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज से, एक हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज से, और एक हमारे सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज से। जब इन पर भी अच्छा, और वो अंग्रेज मुकदमा जो है वो इसलिए चला रहे थे कि चूँकि सुभाष चंद्र बोस बहुत ही लोकप्रिय थे और आज भी लोकप्रिय हैं, और आज़ाद हिंद फौज की बहुत इज्जत थी। आज़ाद हिंद फौज के कुर्बानी के ही कारण जो है वो रॉयल इंडियन नेवी में बगावत हो गई, और जगह बगावत शुरू हो गई थी, अंग्रेज जो है भागने पर जो है वो मजबूर हो रहे थे। तो उसकी लोकप्रियता जो है बहुत ज़्यादा थी देश में।
तो अंग्रेज जो है भारतीयों का मनोबल तोड़ने के लिए उन पर मुकदमा चला रहा है कि तुम इनको अपना वो सिरमौर मानते हो ना, अपना खुदा मानते हो ना, देखो मैं इनके ऊपर भी वो मुकदमा चलाता हूँ। तो इसी भावना से, इसी साजिश से ये वो आज़ाद हिंद फौज के कैदियों के ऊपर, जो मैंने कैदी नहीं बल्कि वो युद्ध बंदियों के ऊपर मुकदमा चला रहे थे इसी लाल किले में। तो जब हमारे एक जो है हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज से एक जो है सेना उपाध्यक्ष, एक हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज से एक जो है वो सेना उपाध्यक्ष, और एक हमारे सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज से एक सेना उपाध्यक्ष, जब तीनों पर जब मुकदमे की बात आई तो बहुत तगड़ा विरोध हुआ वो अंग्रेजों का, और इसको लेकर पूरे देश में एकता की बात, एकता की लहर पूरा दौड़ गई। तो एक कांग्रेस की नेता थी अरुणा आसिफ अली। अरुणा आसिफ अली ने वो गांधी महोदय से बात की कि यार इसमें देश में पूरी एकता है, क्यों न हम लोग इस एकता का सदुपयोग, इस्तेमाल जो है, अब भारत पर विभाजन का बड़ा खतरा मंडरा रहा है, इस खतरे को रोकने के लिए हम लोग एक आंदोलन करें, अभियान चलाएं और धरने पर बैठें, आमरण अनशन करें, लेकिन भारत को बंटने से किसी तरह से बचाएं, और इस जो भारत में जो एकता आई है उसका इस्तेमाल करें। समझाया भी, और अरुणा आसिफ अली ने इस मोहनदास करमचंद गांधी को चिट्ठी भी लिखी कि इसमें एकता है। अब देखिए वो क्या बहाना कर रहा है कि अरे ये कोई जो है हिंदू मुस्लिम में कोई एकता उकता नहीं है, ये तो हिंदू और मुसलमान जो है वो फेंसिंग पर, दीवालों पर हाथ मिला रहे हैं। वो अंग्रेजी में बोला वो मोहनदास करमचंद गांधी, वो बहुत बड़ा गद्दार था वो, कि दिस इज नॉट एन यूनिटी, हिंदू एंड मुस्लिम्स आर ज्वाइनिंग हैंड्स एट द बैरिकेड्स ओनली। एंड हिंदू मुस्लिम में कोई एकता उकता नहीं, वो बैरिकेड पर या वो दीवालों पर या फेंसिंग पर हाथ मिला रहे हैं। फिर इसके जवाब में अरुणा आसिफ अली ने दोबारा चिट्ठी लिखी इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी को कि हाँ, हिंदू मुस्लिम जो है वो पहले बैरिकेड पर, दीवालों पर ही वो हाथ मिलाते हैं, और इन दोनों के बीच में एकता वहीं से शुरू होती है, एकता है। लेकिन तब भी वो वो इधर उधर बहाना करके माना नहीं, क्योंकि उसके मन में था देश को बांटना, क्योंकि उसके मन में था कि बगैर देश के बांटे जो है, जो जिन्ना जो जिसने जो है वो नेहरू के खिलाफ प्रधानमंत्री पद का दावा ठोक दिया है, बगैर देश को बांट करके एक टुकड़े उसके मुंह में डाल करके शांत किए, बगैर वो नेहरू को सत्ता नहीं दिलाई जा सकती, और नेहरू जो है प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, इसलिए देश को बांटना जरूरी है। इस पर यह गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी आमादा था। और इसके पहले भी जैसा कि बताया गया है कि जब वो अंग्रेज जाने को तैयार हो गए थे, वो भारत छोड़ने को तैयार हो गए थे और सत्ता का हस्तांतरण वो करना चाह रहे थे, तो अपनी सत्ता रहते हुए भी एक इंटरिम कैबिनेट की बात थी, एक अंतरिम मंत्रिमंडल की बात थी, उसमें एक प्रधानमंत्री बनने की बात थी, और प्रधानमंत्री वही बनता जो कि उसमें कांग्रेस अध्यक्ष होता। तो मौलाना आज़ाद जो सन 42 से लेकर के सन 46 तक लगातार 5 साल वो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। हालांकि उसमें कांग्रेस की परिपाटी और सिद्धांत के अनुसार जो है वो अध्यक्ष जो है वो 1 ही साल के लिए होता है, लेकिन चूँकि उसी कांग्रेस लगभग उसमें मर चुकी थी, तो इस बात पर भी ध्यान नहीं दिया गया, नहीं दे पाए सब। तो वो करीब 4-5 साल तक तो वो अध्यक्ष रहे। लेकिन जब
ये हुआ कि भाई जो कांग्रेस अध्यक्ष रहेगा वही प्रधानमंत्री बनेगा, तो फटाफट जो है मौलाना आज़ाद से इस्तीफा दिलवा दिया। और अब फिर से चुनाव होगा फलाना, मैंने उनको ये था कि अब फिर से हम नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष जो है वो बनवा देंगे। लेकिन कांग्रेस का अध्यक्ष बनवाने में पूरी वस्तुस्थिति की पोल खुल गई। कांग्रेस के संविधान के अनुसार, यानी कांग्रेस के उसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए प्रांतीय इकाइयां जो है वो प्रस्तावित करते थे। तो 15 में से 12 ने प्रस्तावित किया था सरदार पटेल के पक्ष में था, ताकि सबको पता लग गया था कि जो कांग्रेस अध्यक्ष बनेगा वही अंतरिम मंत्रिमंडल का प्रधानमंत्री बनेगा। तो 15 में से 12 ने किया था, और किसी एक ने जो है सीता वीरमैया पट्टा वीरमैया को, और किसी ने जो है JB कृपलानी को। तब ये गांधी चूंकि मन में था कि सिर्फ नेहरू को के हाथ में सत्ता देनी है। इस गद्दार को मालूम नहीं था कि जिस नेहरू के पक्ष में तो कांग्रेस में तो कोई है ही नहीं, लेकिन फिर भी वो दिलान। तो इतना बड़ा गद्दार था वो। उसने JB कृपलानी से लिया इस्तीफा, सीता वीरमैया पट्टा भी रमेश से भी लिया, और सरदार पटेल जो है देने के इच्छुक नहीं थे। बहुत बड़ी साजिश किया उनसे इस्तीफा लेने के लिए, और उसको जो है कांग्रेस का अध्यक्ष बनवाया, जिसके पक्ष में एक भी कांग्रेसी नहीं था, सिर्फ इसलिए कि उसको प्रधानमंत्री बनवाना। तो और फिर बाद में जब ये हुआ कि नहीं भाई इस पर दवा ठोक दिया उन्होंने जिन्ना साहब ने, तो फिर देश बांटने पर वो आमादा हो गया। तो हिंदू मुस्लिम एकता पर फिर इसने चोट की थी, और वो बोला था कि यह कोई वो हिंदू मुस्लिम एकता नहीं है, बल्कि ये तो हिंदू मुसलमान जो है वो दीवानों पर हाथ मिला रहे हैं। तो यह देश का ही गद्दार नहीं था, वह हिंदू मुस्लिम एकता का भी बहुत बड़ा दुश्मन था। मोहनदास करमचंद गांधी पाखंड बहुत करता था। तो ये देश के लोग समझे, और ये JNPC वालों ने कैसे कैसे देश के गद्दारों को पुजवाया है देशवासियों के द्वारा। यह भी बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। अब हर जगह इन सबों की फोटो दिखती है, किसी मैंने और हमारे देशभक्तों जो देशभक्त हमारे भारतीय भाई बहन हैं, उनके दिल पर क्या गुजरती होगी, क्या सोचते होंगे। तो कम से कम मोदी महोदय यही कर देते कि हर जगह से ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी की, गद्दार नेहरू की, और जितने भी ये इंदिरा वगैरह सबकी प्रतिमा तो हट जाए, उनके नाम तो हट जाए, और हमारे अमर शहीदों का नाम वो हर जगह दिखे। लेकिन ऐसा ये नहीं करेंगे, ऐसा मोदी महोदय नहीं करेंगे, BJP वाले नहीं करेंगे। ये तो सिर्फ राष्ट्रवाद का एक स्टिकर लगाए हुए हैं ये इस देश का सबसे बड़े दुश्मन, देश के बहुत बड़े किरदार हैं। तो इनका भी निपटारा करना ही है उस मतपेटी पर, बहुत शांति से, वेलवेट रेवोल्यूशन के द्वारा। इसको हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन कदापि न भूलें। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक पर चर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।